Hello and welcome to my YouTube channel Pair with Passion. Today we are going to discuss homeostasis. Homeostasis is the tendency of an organism or cell to regulate its internal environment, or we can say it's the ability of an organism by which it maintains its internal environment in a constant range. अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें मैंने एक टर्म का यूज़ किया है कांस्टेंट रेंज. कांस्टेंट रेंज का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है उसका एक टॉप एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक मिनिमम पॉइंट होता है. तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के दरमियान जो गैप होता है उसको हम रेंज कहते हैं. तो यहाँ पर होम्योस्टेसिस के बारे में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि एक बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, फिक्स्ड रखना, लेकिन यहाँ पर ये गलती है. यहाँ पर एनवायरनमेंट फिक्स नहीं होता बल्कि एक कांस्टेंट रेंज में होता है. और इसकी एग्जांपल ये है कि जो हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो उसको एक उसकी कंपोजिशन को एक कांस्टेंट रेंज में रखना, ये होम्योस्टेसिस की एग्जांपल है. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो जनरल आइडिया था वो एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड ने 1849 में दिया था. और इसका जो वर्ड था, इसको होम्योस्टेसिस का नाम जो था वो अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने 1926 में दिया था. होम्योस्टेसिस को समझने के लिए एनवायरनमेंट का समझना ज़रूरी है. एनवायरनमेंट हर वो चीज़ होती है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है. एनीथिंग दैट सराउंड अस. एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं. वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो हमारे बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट होता है. उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स जिसमें शामिल है जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है. और इंटरनल एनवायरनमेंट्स में वो बॉडी फ्लूइड, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ फ्लूइड, ये सब आते हैं जिसमें टिश्यूज़ और वगैरह रिजाइड करते हैं. तो एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल एनवायरनमेंट. होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को देखें जो इसमें रोल प्ले करते हैं. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिसेप्टर्स है. रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिटेक्ट द चेंज इन स्टिमुलस या चेंज इन द एनवायरनमेंट. स्टिमुलस क्या है? चेंज इन एनवायरनमेंट. और उनको डिटेक्ट करने का जो काम है वो रिसेप्टर्स का होता है. तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो एनवायरनमेंट में जो तब्दीली आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो उनको डिटेक्ट करते हैं, या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो तब्दीली आती है वो उनको भी डिटेक्ट करते हैं. और जो चेंजेस वो रिसीव करते हैं वो फिर उनको कंट्रोल सेंटर की तरफ फॉरवर्ड करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स. कंट्रोल सेंटर में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी रोल है वो कंट्रोल सेंटर में होम्योस्टेसिस में वो ब्रेन का होता है. ब्रेन क्या करता है? वो जो मैसेजेस रिसेप्टर से रिसीव होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, उनको फिर स्पेसिफिक जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन में उनकी तरफ भेजते हैं. जो स्टिमुलस के लिए खास किस्म के डिज़ाइनिंग सेंटर्स होते हैं उनकी तरफ फॉरवर्ड करते हैं. वो सेंटर्स फिर उसके ऊपर रीजनिंग करते हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स इफेक्टर को भेज देते हैं. इफेक्टर हमारी बॉडी में फिर ब्रेन से जो या कंट्रोल सेंटर में रिसीव करता है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन लेता है. और इफेक्टर की एग्जांपल हमारे बॉडी में मसल्स और ग्लैंड्स है. हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, ब्रेन में ये प्रेजेंट है. और इसका काम क्या होता है? टेम्परेचर में जो बॉडी टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं वो उनको डिटेक्ट करता है और फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक होम्योस्टेसिक इम्बैलेंस हो गया है. तो उस इम्बैलेंस को रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया और उस रिसेप्टर ने फिर उनको एफरेंट पाथवे के थ्रू कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज दिया. कंट्रोल सेंटर ने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट किया और फिर उसको इफेक्टर की तरफ भेज दिया. इफेक्टर ने उस रिस्पॉन्स पर अमल किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया और जो भी इम्बैलेंस था उसको करेक्ट किया. और ये दूसरे फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक ग्राफ दिखाया गया है. इस ग्राफ में ये शो हो रहा है कि एक हेल्थी ऑर्गेनिज्म वो होता है जो इस खास रेंज में रहता है. अगर इस रेंज से ऊपर या नीचे हो जाए तो फिर वो डिजीज़ कंडीशन में चला जाता है. यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि होम्योस्टेसिस का कभी ये मतलब नहीं है कि एनवायरनमेंट स्टैटिक है, एक फिक्स पॉइंट पर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये एक टॉलरेंस लिमिट के दरमियान ये फ्लक्चुएट करता है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका मैक्सिमम
ویلیو یا منیمم ویلیو ایک اسپیسیفک سیلوٹ کے لیے یا ایک اسپیسیفک باڈی فلوئڈ کے لیے کتنا ہے. اگر اس ویلیو سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹالرنس کا جو لمٹ ہے اس کو کراس کر دیتا ہے اور باڈی ہومیوسٹیٹک کنڈیشن کو چھوڑ کر ڈسٹریس کنڈیشن یا ڈیزیز کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. امپورٹنس آف ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ یہ ہومیوسٹیسس باڈی کو ایک اسٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جس میں سے پھر باڈی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہے. دوسری، اگر سے ہومیوسٹیسس سکسیزفل رہتی ہے تو لائف چلتی رہتی ہے، مین باڈی ہیلتھی رہتی ہے اور انسان یا ہیومن باڈی پراپرلی کام کرتا ہے. لیکن اگر اس میں ہومیوسٹیسس فیل ہو جاتی ہے کسی خاص کنسنٹریشن یا کنڈیشن میں تو پھر اس میں پھر ڈیزیز پریویل کر جاتی ہے اور باڈی پھر اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں رہتی. ہومیوسٹیسس کا ایگزامپل ٹیمپریچر کنٹرول کے تھرو دیا گیا ہے کہ اگر باڈی ٹیمپریچر نارمل سے ابو ہو جاتا ہے تو یہ ریسیپٹرز اس چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور نروس سسٹم کی طرف میسیج سینڈ کرتے ہیں. نروس سسٹم ان سگنلز کو ریسیو کرتا ہے، اس کے اوپر رسپانس جنریٹ کرتا ہے اور پھر رسپانس جو مسلس ہے ان کی طرف بھیج دیتا ہے. یہاں پر ڈرمل مطلب اسکن کی جو بلڈ ویسل ہے ان کی طرف یہ میسیج چلتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ڈائلیٹ ہو جائے، اور دوسرا میسیج سویٹ گلینڈز کی طرف جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ سویٹس کو ریلیز کریں تاکہ باڈی کا جو ہیٹ ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو لوز ہو جائے اور باڈی دوبارہ ہیٹ جو ہے وہ سراؤنڈنگ کو لوز کرے اور واپس نارمل کی طرف آ جائے. دوسری کنڈیشن میں ایک دکھایا گیا ہے کہ باڈی ٹیمپریچر اگر نارمل سے بلو چلا جاتا ہے تو ریسیپٹرز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور میسیج جو ہے وہ برین کو چلا جاتا ہے. برین کیا کرتا ہے، ہائپوتھیلیمس کیا کرتا ہے کہ اس میسیج کو پھر مسل کے جو اسکن ڈرمل بلڈ ویسلز ہیں ان کی طرف بھیجتا ہے کہ آپ کنسٹرکٹ کریں اور سویٹ گلینڈز کو میسیج کرتا ہے کہ آپ انیکٹو رہیں. تو اس طریقے سے جو ڈرمل مسلز ہے وہ پھر کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور باڈی ہیٹ جو ہے وہ کنزرو ہو جاتا ہے کیونکہ جو ڈرمل مسلز ہے بلڈ ویسلز ہے وہ باہر کی طرف ہیٹ لوز نہیں کرتے اور اس طرح ہیٹ اندر کور ویلیو میں کنزرو ہو جاتا ہے. سملرلی وہ مسلز کو میسیج کرتے ہیں کہ آپ ہیٹ جنریٹ کریں اور ہیٹ جنریشن کے لیے جو میتھڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از نون ایز شیورنگ تھرموجینیسس، اور وہ شیورنگ کرتے ہیں مسلز باڈی مسل جو ہوتے ہیں اور اس ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ پھر نارمل کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہومیوسٹیٹک کنٹرول ٹیمپریچر کا ہوتا رہتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.